अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MGT 504 के लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें हमने माइल्स एंड स्नो स्ट्रेटजीज टाइपोलॉजी पढ़ना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे माइल्स एंड स्नो स्ट्रेटजीज टाइपोलॉजी की। ये जो थ्योरी है, ये दो रिसर्चर्स ने दी थी, रेमॉन्ड माइल्स और चार्ल्स स्नो ने। ठीक है, उन दोनों रिसर्चर्स का क्या कहना था? उनका कहना था कि मैनेजर्स जो है वो हमेशा ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैच करें। मतलब कंपनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपनी की स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन तीनों का जो है वो फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइल्स और स्नो के मुताबिक जो है वो कंपनीज 4 तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं, लाइक प्रोस्पेक्टर, डिफेंडर, एनालाइजर और रिएक्टर। तो स्टूडेंट्स, इन सब जो है वो स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिन रिसर्चर्स ने थ्योरी दी थी उनका नाम क्या था। ठीक है, रेमॉन्ड माइल्स और चार्ल्स स्नो, और उनका क्या कहना था। ठीक है, और ये जो 4 स्ट्रेटजीज़ हैं इनके नेम भी आपने अच्छे से याद रखनी, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं ये आपसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले प्रोस्पेक्टर स्ट्रैटेजी की, यानी इनोवेशन वाली स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, प्रोस्पेक्टर स्ट्रैटेजीज है, उसका क्या काम है? तो ये जो है वो नए आइडियाज़ लाती है, रिस्क लेती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है और बिजनेस को ग्रो करती है। ये स्ट्रैटेजीज उन एनवायरनमेंट्स में यूज़ होती हैं जो डायनामिक और फास्ट चेंजिंग्स होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि क्रिएटिविटी एफिशिएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कंपनी हमेशा नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक जो है वो एग्जांपल भी दी गई है फेडरल एक्सप्रेस कॉरपोरेशन की। ये जो है वो ओवरनाइट मेल इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली न्यू सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, और मॉडर्न टेक कंपनीज भी जो है वो प्रोस्पेक्टर स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, AOL जो होगी। इन कंपनीज का भी जो फोकस होता है इनोवेशंस पर होता है। इनोवेशन का मतलब ये होता है नई चीज़ को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ठीक है, और इन कंपनीज़ का जो है फोकस क्या होता है, इनोवेशंस पर होता है, ग्रोथ पर होता है, न्यू मार्केट्स पर होता है। सो याद रखिएगा कि जो प्रोस्पेक्टर कंपनीज हमेशा फ्यूचर के जो है वो पीछे भाग रही होती। क्लियर। देन हम आ जाते हैं डिफेंडर स्ट्रैटेजीज पर। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे। देखिए, डिफेंडर स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रोस्पेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है, यानी इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, रिस्क नहीं लेती, जबकि जो हमारे पास प्रोस्पेक्टर वो रिस्क लेती है। डिफेंडर क्या करती है, नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढती, जबकि हमारे पास स्ट्रैटेजी प्रोस्पेक्टर स्ट्रैटेजीज क्या थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती थी। डिफेंडर जो है वो ग्रोथ पर फोकस नहीं करती, जबकि प्रोस्पेक्टर स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रोथ पर फोकस करती थी। अब इनका जो है वो फोकस किस पर होता है? ठीक है, डिफेंडर स्ट्रेटजीज़ का फोकस किस पर होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को होल्ड करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, एफिशिएंसी और जो है वो स्टेबल और रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज़ जो है वो तब सक्सेसफुल होती हैं जब इंडस्ट्री स्टेबल हो या इंडस्ट्री डिक्लाइन में हो। सो यहाँ पे भी हमें एक एग्जांपल दी गई है फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स की। जब कंपनी को $2.2 बिलियन का लॉस हुआ और बैंकरप्सी का रिस्क हुआ, तो मैनेजर्स ने डिफेंडर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ह्यूज कॉस्ट कटिंग की, थाउजेंड्स एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया और बहुत सी बिजनेस यूनिट्स जो है वो सेल कर दी उन्होंने। मतलब कंपनी ने सर्वाइवल पर फोकस किया, ग्रोथ पर नहीं किया। ठीक है, सो याद रखिएगा कि डिफेंडर कंपनीज का गोल होता है सर्वाइव करना, ग्रो करना नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने इनके इसमें से क्विज भी बहुत ज़्यादा बनते हैं आप लोगों के इस लेक्चर में, और ये शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, तो आपने इसको जो है वो ध्यान से करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एनालाइजर स्ट्रैटेजीज़ पर, यानी बैलेंस वाली स्ट्रैटेजी होती है। याद रखिएगा कि एनालाइजर स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो प्रोस्पेक्टर और डिफेंडर के दरमियान का जो मिडल पाथ होती है वो होती है। ठीक है, यानी कंपनी एक साइड पर तो स्टेबल बिजनेस मेंटेन करती है और जबकि दूसरी साइड पर न्यू इनोवेशंस भी करती रहती है। मतलब कंपनी एक ही टाइम पर पुराने प्रोडक्ट से पैसा कमा रही होती है और नए प्रोडक्ट्स भी जो है वो डेवलप कर रही होती है। इस स्ट्रैटेजी में कंपनी 2 तरह की मार्केट्स को टारगेट करती है, स्टेबल मार्केट और डायनामिक मार्केट। स्टेबल मार्केट क्या होती है, यहाँ पर जो है वो कंपनी एफिशिएंसी यूज़ करती है और करंट कस्टमर्स को मेंटेन करती है। जबकि डायनामिक मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो कंपनी इनोवेशन करती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है। इसलिए एनालाइजर का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी प्लस इनोवेशंस। क्लियर। यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दी गई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की। जब नए CEO जो है वो डर्क जैगर आए, उन्होंने क्या किया कि कंपनी को एनालाइजर स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट किया। उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी वो ये थी कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को स्टेबल रखना, टाइड, कैस्ट, पैम्पर्स वगैरह। ठीक है, साथ ही जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स इन्वेंट करना, जैसे कि होम ड्राई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ड्राई। ठीक है,
तो एक चीज़ याद रखनी है आपकी, एनालाइजर कंपनीज एक हाथ से स्टेबिलिटी पकड़ती है और दूसरे हाथ से जो है इनोवेशन करती है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं रिएक्टर स्ट्रैटेजीज़ पर, यानी नो स्ट्रैटेजी होती है। रिएक्टर स्ट्रैटेजी असल में जो स्ट्रैटेजीज़ तो नहीं होती, यानी कंपनी के पास जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता और क्लियर मिशन या गोल भी नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी बस क्या करती है कि जो प्रॉब्लम्स आए उसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन निकालती है और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उस पर जो है वो बिना प्लानिंग के जंप कर जो है वो काम करती है। इसे जो है वो कहते हैं कि एड हॉक डिसीजन मेकिंग, मतलब कंपनी फ्यूचर प्लान नहीं करती, सिर्फ रिएक्शन देती रहती है। ठीक है, कभी कभी ये काम जो है वो कर जाता है, जो बिना प्लान के काम करती है कंपनी वाली, तो काम कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंपनीज फिर क्या हो जाती है, फेल्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है कोदाक है, केलॉग्स है, ये कंपनीज पहले बहुत सक्सेसफुल होती थी लेकिन बाद में स्ट्रगल करने लग गई, क्योंकि जो है वो मैनेजर जो है वो कंज्यूमर ट्रेंड्स के मुताबिक स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सके। सो याद रखिएगा कि रिएक्टर कंपनीज फ्यूचर प्लान नहीं करती, सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ अगेन स्ट्रैटेजीज और फोकस, यानी प्रॉस्पेक्टर का फोकस किस पर होता है, इनोवेशन एंड ग्रोथ पर। डिफेंडर का फोकस किस पर होता है, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी पर। एनालाइजर का फोकस किस पर होता है, बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्लस इनोवेशन पर। और रिएक्टर का फोकस किस पर होता है, नो क्लियर स्ट्रैटेजी होती है इसकी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये क्विज शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे हाउ स्ट्रैटेजीज अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पर। ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजीज चूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कैसे चेंज होता है। देखिए, हर स्ट्रेटजी के लिए जो है वो अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होती है हमें। जो कंपनी ग्रो करना चाहती है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है उस कंपनी से जो सिर्फ अपना मार्केट शेयर जो है वो बचाना चाहती है। क्लियर है। देखिए, स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे चेंज करती है। अगर कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है तो उसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, और अगर कंपनी सिर्फ कॉस्ट कम रखना चाहती है तो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड होगा। इस टॉपिक में हमने जो है वो दो मेन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, यानी लो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशंस। लो कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, यानी एफिशिएंसी अप्रोच, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, लर्निंग अप्रोच। पहले हम पढ़ेंगे लो कॉस्ट लीडरशिप के बारे में। ठीक है, देखिए, जब कंपनी का गोल होता है कॉस्ट कम रखना तो मैनेजर्स एफिशिएंसी अप्रोच यूज़ करते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी। ठीक है, टाइट कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, फोकस ऑन एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का रोल क्या होता है इसमें। एम्प्लॉयज़ जो है वो रूटीन टास्क करते हैं, क्लोज सुपरविजन में जो है वो काम करते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ठीक है, और एम्पावर्ड नहीं होते। सो याद रखिएगा, जो लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज़ वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्मी जैसी होती है, डिसिप्लिन और कंट्रोल ज़्यादा होता है इन पर। क्लियर। डिफ्रेंशिएशंस में स्ट्रेटजी में क्या होता है, देखिए, इसमें जो है वो अगर कंपनी का गोल हो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना, इनोवेशन करना, तो उसे जो है वो लर्निंग अप्रोच चाहिए होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कुछ चीज़ें होती है उसमें क्या होती है कि स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, इसमें डिपार्टमेंट्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशंस होती हैं, एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड होते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। यानी एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिवार्ड मिलता है क्रिएटिविटी से के लिए। अगर कोई क्रिएटिविटी करता है, इनोवेशन करता है, रिस्क टेकिंग जो है वो होता है, तो उन एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिवार्ड मिलता है। सो कंपनी उनको वैल्यूएबल समझती है जो रिसर्च करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, इनोवेशंस करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो यहाँ सेकेंडरी होती है, यानी याद रखिएगा, डिफरेंशिएशंस ऑर्गेनाइजेशन स्कूल जैसी होती हैं, लर्निंग और क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। माइल्स एंड स्नो स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इन दोनों अप्रोचेस से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टर स्ट्रेटजीज़, डिफेंडर स्ट्रेटजीज़, एनालाइजर स्ट्रेटजीज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं, रिएक्टर स्ट्रेटजीज़ में। ठीक है, ये चीज़ें करनी है आपने। स्टूडेंट्स, आपने भी जो है वो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज़, इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की। ठीक है, देखिए, अब तक हमने देखा है कि स्ट्रेटजीज़ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को अफेक्ट करती हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ स्ट्रेटजीज़ ही नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन हमेशा कंटिजेंसी फैक्टर्स के साथ जो है फिट होना चाहिए होता है। सो इनके जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्ट्रेटजीज़, एनवायरनमेंट, साइज़ एंड लाइफ साइकिल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के जो है वो कोई भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, मैनेजर्स का काम होता है इन सब के बीच जो है वो परफेक्ट फिट बनाना। सो पहले हमारे पास जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्टेबल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंट स्टेबल हो तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ट्रेडिशनल, वर्टिकल कंट्रोल ज़्यादा, एफिशिएंसी पर फोकस होता है, स्पेशलाइजेशंस होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होते हैं।
मतलब सब कुछ जो है वो रूल्स के मुताबिक चलता है। रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंट फास्ट चेंज हो तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन। यहाँ जो है वो रूल्स कम, टीम वर्क ज़्यादा होता है। सो याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट चेंज हो तो स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। देन हमारे पास साइज़ एंड लाइफ साइकिल का इफेक्ट आ जाता है। इनका क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ और एज भी जो है वो डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करता है। स्मॉल एंड यंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, यूजुअली जो है वो इंफॉर्मेशन होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर का जो है वो कम होता है, रूल्स कम होते हैं, बजट और परफॉर्मेंस सिस्टम सिंपल होते हैं। सो स्टार्टअप कंपनीज इसी टाइप की होती हैं, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे दी गई हैं IBM, सेल्स, यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, बजटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है उतनी ही फॉर्मल होती जाती है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इफेक्ट आ जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन वर्क फ्लो टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। मैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन है, ठीक है। इसका जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, एफिशिएंसी, फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, टाइट कंट्रोल। यहाँ स्पीड और कंसिस्टेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। सो एक ई बिज़नेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस को चाहिए होती है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल टीम्स, फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो फास्ट चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इफेक्ट होता है, जैसे कल्चर भी जो है वो डिज़ाइन को इफेक्ट करता है। अगर कल्चर वैल्यू करे टीम वर्क, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, ओपन कम्युनिकेशंस, तो स्ट्रिक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो काम नहीं करेगा। कल्चर और स्ट्रक्चर का मैच होना ज़रूरी है। सो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मैनेजर्स का इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाना जो फिट हो, जैसे कि स्ट्रेटजीज भी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर सब पर जो है फिट हो। अगर राइट फिट मिल जाए तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, और अगर रॉन्ग फिट हो तो डिक्लाइन या फेलियर हो जाए वो हो सकता है। सो आपने जो है स्टूडेंट्स याद रखनी एक चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स, ठीक है। राइट फिट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, और रॉन्ग फिट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्टेबल इन्वायरमेंट और जो है वो रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये दोनों याद रखने हैं। बाकी क्विज़ के हवाले से आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।